नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सहरी का मजा, इफ्तार की लज्जत, जिक्र, शुक्र, सब्र, नेमत, रहमत, कुरान शरीफ की तिलावत, नमाज का वसूल, रोजे की रूहानियत के साथ माह-ए-रमजान शुरू हो रहा है। मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक माह भारत में 2 मार्च से आरंभ होने वाला है, क्योंकि 28 फरवरी को चांद नहीं नजर आया। इसलिए मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष और लखनऊ के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने घोषणा की है कि रमजान का पहला दिन 2 मार्च को होगा और इसी दिन से पहला रोजा रखा जाएगा। रमजान और रोजे को लेकर बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। खासकर इफ्तार और सहरी के लिए जरूरी सामान जैसे खजूर, फल, सूखे मेवे, सेवइयां, शरबत, डेयरी उत्पाद और मसाले की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है। रमजान के दौरान रोजेदार सुबह सहरी और शाम को इफ्तार करते हैं, जिसके लिए खास पकवान बनाए जाते हैं। इस वजह से खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। खजूर रोजा खोलने के लिए सबसे पसंदीदा चीज मानी जाती है। बाजारों में ईरानी, सऊदी और अजवा खजूर की मांग सबसे अधिक देखी जा रही है। रमजान के दौरान इबादत में इस्तेमाल होने वाले इत्र, टोपी और जानमाज यानी नमाज की चटाई की खरीदारी भी तेजी से हो रही है। त्योहारी सीजन में बड़ी मांग के कारण कुछ जरूरी वस्तुओं के दामों में भी उछाल देखा गया है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार खजूर, दूध और सूखे मेवे की कीमतों में 10 से 20% तक की वृद्धि हो चुकी है। रमजान के दौरान विशेष तरावीह की नमाज मस्जिदों में अदा की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए मस्जिदों की सफाई और सजावट की जा रही है। कई स्थानों पर सामूहिक इफ्तार का भी आयोजन किया जाएगा। हज कमेटी से जुड़े सलीम अहमद ने बताया कि साल के 12 महीनों में रमजान का महीना मुसलमानों के लिए खास मायने रखता है। यह महीना संयम और समर्पण के साथ खुदा की इबादत का महीना माना जाता है, जिसमें हर आदमी अपनी रूह को पवित्र करने के साथ अपनी दुनियादारी की हर हरकत को पूरी तत्परता के साथ वश में रखते हुए केवल अल्लाह की इबादत में समर्पित हो जाता है। जिस खुदा ने आदमी को पैदा किया है, उसके लिए सब प्रकार का त्याग मजबूरी नहीं फर्ज बन जाता है। इसीलिए तकवा लाने के लिए पूरे रमजान के महीने रोजे रखे जाते हैं। रमजान मुबारक का महीना, जैसा कि उम्मीद ये है कि कल उसका चांद दिखेगा और पहला रोज़ा इतवार को पढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है। रमज़ान का महीना इस्लामी महीनों में सबसे अहम और सबसे मुक़द्दस महीना है। इस महीने की जो सबसे ख़ास बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को, जो हमारी सबसे मुक़द्दस किताब है, उसको जो है लौह महफूज से आसमान पे उतारा और फिर वो आहिस्ता 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 करके वही के ज़रिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। इस महीने में ये रहमत का, मग़फ़रत का, बख्शिश का महीना है।
इसमें हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, 1 का 70 गुना हो जाता है। नमाज, एक ख़ास नमाज इस महीने की होती है जो रात की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, उसे तरावी की नमाज कहते हैं। इसमें ख़ास तौर से ज़िक्र किया गया है कि यह गमखारी का महीना है, गुरबा मसाकीन का ख्याल रखा जाए और नमाज़ों का, रोज़ों का अहतमाम किया जाए। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा अल्लाह से मोहब्बत, उससे इश्क़, उससे ताल्लुक़ पैदा करने का नाम है। रोज़े की हालत में सुबह को फजर की अज़ान से पहले पहले खाना पीना बंद कर देना है और रात शाम को सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलना होता है। इस बीच में किसी किस्म का कोई खाना पीना, बीड़ी सिगरेट, नशा, हर चीज़ सख्ती से मना रहती है। ये रोज़ा वो है जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका बदला मैं ख़ुद दूँगा। हर नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देते हैं, लेकिन ये बड़े एहतमाम से बनाया है। इसको फरमाया कि इसका रोज़ा, इसका बदला मैं ख़ुद ही दूँगा, क्योंकि ये बंदे और अल्लाह के दरमियान का मामला है। कोई शख्स ये कहे कि मैं रोज़ा हूँ और रोज़ा नहीं है, दुनिया नहीं जानती, अल्लाह जानते हैं। लेकिन कोई शख्स रोज़ा है, उसके घर में सब खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसके दिल में ये एहसास बैठा रहता है कि मेरा रब, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। तो उससे खौफ से, उसके डर से और उसकी मोहब्बत में वो अपना सारा खाना पीना छोड़ देता है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। इसी तरह से इस महीने के आखिर में ईद का दिन आता है, जो रोज़ेदारों की मेहनत और मज़दूरी जो होती है उसका फल मिलता है, उसका सिला मिलता है। मज़दूरों की मज़दूरी रहमत और मग़फ़रत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं। हमें चाहिए कि रमज़ान में खाने पीने की चीज़ों पर कम तवज्जो दें, जबकि इसका उल्टा होता है, लोग ज़्यादा खाते हैं, चीज़ें बना बना खाते हैं, ताकि हमको ये मालूम हो कि गरीब कैसे रहता है। जो लोग कभी कभी फ़ाक़ा कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुज़रती हैं। तो इस असल रोज़ा हमारा ये है कि हमारा नफ्स जो है ये कमज़ोर हो जाए, मोटा ना हो, और हम जो है तक़वा और तहारत, यानी अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का क़ुर्ब और उसकी रहमतें हमें हासिल हो जाएं। रोज़े का असल मकसद यही है। हमें ये चाहिए कि इस महीने के अंदर हम अपने अड़ोस पड़ोस, गरीब मसाकीन, इनका भी ख्याल रखें, खामोशी से उनकी मदद भी करें। और ज़कात जो साल में फ़र्ज़ होती है, अगर किसी ने साल भर अदा नहीं की, इस महीने में अदा कर दी, तो ज़कात के अदा करने का अजर और सवाब भी बढ़ जाता है। मैं तमाम मुल्क वासियों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम अपनी दुआओं में से एक दूसरे को याद रखेंगे, अपने मुल्क को याद रखेंगे, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी दुआएं करेंगे, मुल्क के अंदर मोहब्बत की फ़िज़ा बन जाए, इसकी भी हम दुआ करेंगे और अल्लाह से रहमत और मग़फ़रत की उम्मीद रखे रहेंगे। जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक की प्रथम पुण्यतिथि नेहरू हाल में मनाई गई। मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, सारस्वत अतिथि मंत्री अनिल राजभर, मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री भाजपा संजय राय के साथ विशिष्ट अतिथि MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, विक्रांत सिंह ऋषु, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा सहजानंद राय, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, पूर्व सांसद नीलम सोनकर एवं विभाग प्रचारक दीनानाथ के साथ ही जनपद के प्रख्यात साहित्यकारों ने अपने वैचारिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर कन्हैया सिंह को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। पुण्यतिथि समारोह की अध्यक्षता महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर कन्हैया सिंह के चित्र पर अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। दीप प्रज्वलन के उपरांत डॉक्टर कन्हैया सिंह के पुत्र चित्रसेन सिंह व पौत्रद्वय विनीत सिंह सोनू व डॉक्टर विनम्रसेन सिंह द्वारा मंचासीन अतिथियों को डॉक्टर कन्हैया सिंह पर लिखित पुस्तक श्यामल घट, अमृत कलश, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तदुपरांत मंचासीन अतिथियों द्वारा डॉक्टर सिंह की स्मृति में जनपद के प्रख्यात साहित्यकारों और समाज सेवकों को सम्मानित कर स्वागत किया गया। डॉक्टर कन्हैया सिंह के पौत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर विनम्रसेन सिंह ने पुण्यतिथि पर आए मानद अतिथियों तथा उपस्थित जनमानस का स्वागत करते हुए
अपने दादाजी के जीवन वृत्त तथा साहित्यिक कृतित्व द्वारा राष्ट्र सेवा समर्पण भाव को उद्घाटित करते हुए कहा कि उनका जीवन परिवार से कहीं अधिक राष्ट्र का था। मेरी स्मृतियों के झरोखों में उनके दैनंदिन जीवन के अतिरिक्त उनकी कागज कलम और किताबें ही झलकती हैं, जिनमें भारत भारती की अविरल गंगोत्री से राष्ट्र और समाज के हित चिंतन की निर्मल गंगा ही प्रवाहमय रूप में दृश्यमान होती है। उनके विचार, मूल्यों, मानकों और मार्ग पर चलना मेरे लिए न केवल आदर्श है अपितु जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। अपने उद्बोधन में कलराज मिश्र ने कहा कि डॉक्टर कन्हैया सिंह जनपद की अमूल्य थाती थे। अपने राष्ट्रवादी साहित्यिक चिंतन द्वारा उन्होंने न केवल राष्ट्र प्रथम की उद्घोषणा की अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी साहित्य और राजनीति के अद्भुत संगम द्वारा राष्ट्र सेवा की अनुपम प्रेरणा प्रदान की। डॉक्टर कन्हैया सिंह और मेरा छात्र जीवन से ही पुराना नाता रहा है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आज के युवा साहित्यकारों और समाज सेवियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण मानता हूँ। मंत्री अनिल राजभर ने डॉक्टर सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका चिंतन जड़ता का नहीं अपितु दृढ़ता का था, जो राष्ट्रहित की समसामयिकता के अनुकूल गतिशील होता रहा। मुख्य वक्ता संजय राय ने डॉक्टर सिंह को साहित्य जगत का दैदीप्यमान नक्षत्र बताते हुए कहा कि ऐसे साहित्यकार सदियों में जन्म लेते हैं, जो साहित्य के माध्यम से राजनीति में राष्ट्रहित की मशाल को प्रज्वलित कर राष्ट्र को प्रगति की राह पर अग्रसर करते हैं। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने डॉक्टर सिंह को साहित्य, समाज और राष्ट्र का अनुभवी दिग्दर्शक बताते हुए कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व की कृतियों और कर्मों को न केवल याद करना है अपितु उनकी बताई गई राह पर चलते हुए अपने अपने कर्मों को राष्ट्र प्रथम के भाव से समर्पित कर भारतीय मनीषा के माध्यम से जन जागरण की अलख जगाकर देश की सेवा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सहजानंद राय ने कहा कि डॉक्टर सिंह जनपद की अमूल्य धरोहर हैं। उनके विचारों और साहित्य को संजोने और उसके द्वारा युवा पीढ़ी को उत्प्रेरित करने की आवश्यकता है। जनपद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सपनों पर आधारित महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में ऐसे महान साहित्यकार और राष्ट्रवादी चिंतक के नाम पर एक शोधपीठ अवश्य स्थापित होना चाहिए। विशिष्ट अतिथि मंडल द्वारा भी समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह के प्रति वैचारिक श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सिंह के बड़े पौत्र विनीत सिंह सोनू द्वारा अतिथियों और उपस्थित समूह के प्रति आभार ज्ञापित किया गया। समारोह का संचालन डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह के परिवारीजन अखिलेश मिश्रा गुड्डू, माला द्विवेदी, प्रेम प्रकाश राय, शिवनाथ सिंह, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, श्री कृष्णपाल, जयनाथ सिंह, राकेश सिंह रामा, पवन सिंह मुन्ना, सौरभ बीनू, अवनीश मिश्रा सहित जनपद के सभी प्रमुख साहित्यकार, चिकित्सकगण, अधिवक्तागण, शिक्षाविद आदि उपस्थित रहे एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहें। डॉक्टर कन्हैया सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। 1 वर्ष पूर्व उनका शरीरांत हुआ था, लेकिन जो अमिट छाप उन्होंने अपने वैचारिक अधिष्ठान की लोगों के बीच में छोड़ी है वो अद्भुत है। प्रखर राष्ट्रवाद जिन्होंने राष्ट्रीय संसद संघ के माध्यम से प्राप्त किया था, साहित्य के हर क्षेत्र में उस स्वरूप का दर्शन होता था। सूफीवाद के माध्यम से भी राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा होगा उसको उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। जितने भी साहित्यिक रचना उन्होंने की, उन साहित्यिक रचना के अंतर्गत अपने मिट्टी के प्रति प्यार कैसा होता है, अपने धरती के प्रति समर्पण कैसा होता है, अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव कैसा होता है, इस चीज को चित्रित करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की। यह भाव आज के दिन जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सब लोग उनको समर्पित करते हैं। लोग उसको
ढंग से याद रखें और उसके अनुरूप अपना आचरण व्यवहार करें, यह अपेक्षा है। वर्तमान में उनके उस वैचारिक दृष्टि का बड़ा उपयोग है और उपयोगी दिशा में कि जिस ढंग से भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था रही है, उस संवैधानिक व्यवस्था को भी कुछ लोग ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान के प्रति अनर्गल प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संविधान जो भारत का पवित्र ग्रंथ है, गीता जैसा, कुरान जैसा, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ है, उसके प्रति लोगों की निष्ठा बनी रहे। संविधान के प्रति समर्पण का भाव, ये देश के प्रति समर्पण का भाव कहा जाएगा, वह स्थिति का निर्माण हो, तो हम सही माने में कह सकेंगे हमने डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के वैचारिक अधिष्ठान को अपने जीवन में आचरित करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। यही कहते हुए मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आजमगढ़ की जो साहित्य परंपरा है उसको पूरे देश के स्तर पर आगे बढ़ाने वाले परम श्रद्धेय कन्हैया सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पर उनको नमन करने का, उनको याद करने का और संकल्प लेने का कि उनकी विरासत को हम कैसे आने वाली पीढ़ी तक लेकर जाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आयोजकों के प्रति ढेर सारी शुभकामना देता हूं और अच्छे कार्यक्रम के लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूं। मंडलायुक्त विवेक एवं डीआईजी सुनील कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को तहसील मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं को सुना गया। यहां जन सुनवाई के दौरान कुल 74 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 68 मामलों के निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाते हुए मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में तहसील बूढ़नपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 112 मामले आए, जिसमें से 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 108 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 75, पुलिस के 18, विकास के 6 एवं अन्य के 13 मामले शामिल हैं। इस अवसर पर यहां जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर, तहसीलदार बूढ़नपुर, सीओ बूढ़नपुर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सदर तहसील में अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां कुल 30 मामले आए, जिसमें से 4 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 26 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 27, पुलिस के 1, विकास के 1 एवं अन्य के 2 मामले शामिल रहे। दिए गए निर्देश के क्रम में आज जनपद आजमगढ़ के तहसील सदर में जारी तहसील दिवस की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई। इसमें ज़्यादातर मामले निजी पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर के थे, जिसमें राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कराते हुए इन मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। कुछ समस्याएं नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित थी, जिसमें संबंधित ईओज़ को, और कुछ जो ग्राम पंचायत से संबंधित थी उसमें संबंधित बीडीओज़ को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कुछ मामलों को पूरे निष्पादित किया गया। कुछ ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिसमें सक्षम न्यायालय में वाद योजित है, उन पर संबंधित पक्षकारों को ये बताया गया कि जो शासनादेश में दी गई व्यवस्था है उसके अनुरूप वो सक्षम न्यायालय में पैरवी करें, वहाँ से अनुतोष उनको मिले।
प्रतिपक्ष को जो सनातन का वैभव है वह पच नहीं रहा है और जो भारत की आध्यात्मिक ताकत है, आध्यात्मिक शक्ति है, जिसकी स्वीकार्यता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी है, यह विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। जो चुनावी हिंदू है, जो चुनावी सनातनी है, वह कुंभ तक भी नहीं जा पाए और कुछ लोग गए तो अंधेरे में डुबकी लगाई, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है। विपक्ष पर यह प्रहार श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में आयोजित डॉक्टर कन्हैया सिंह की पुण्यतिथि में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हम लोग महाकुंभ के समापन के अवसर पर 2 दिन पहले वहां थे, जहां सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों का स्वागत और अधिकारियों का स्थानीय नागरिकों का सम्मान सरकार ने किया है, जिसका अच्छा संदेश गया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के माध्यम से 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 7,500 करोड़ कुंभ के आयोजन में सरकार ने खर्च किया और 3.5 लाख करोड़ इस महाकुंभ के माध्यम से सरकार को फायदा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि काशी, अयोध्या और कुंभ में सरकार बेवजह पैसा खर्च कर रही है, आज उनके पास कोई सवाल नहीं है। जो जन भावना है उसका हम आदर और सम्मान करते हैं। जो सनातन की भावना है, जो भारत की परंपरा का मूल है, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे जिसको जो मन हो वह कहे। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सनातन के बढ़ते वैभव से विपक्ष का पीडीए का फॉर्मूला दम तोड़ता नजर आ रहा है। कहा कि 2012 से 17 के बीच जब सदन चल रहा हो तब की तस्वीर निकालिए और आज सदन के अंदर की तस्वीर निकालिए। जो सीटिंग प्लान है, उनकी सरकार में कौन आगे बैठता है, कौन मंत्री बनता है और हमारे सरकार में कौन आगे बैठता है, उनका पीडीए नंगा होता हुआ नजर आएगा। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान 15 से 20 सेंटरों पर कैमरे बंद पाए जाने और विवादित जिला विद्यालय निरीक्षक के रहते परीक्षा कराए जाने के सवाल पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह विषय उनके संज्ञान में आया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, उच्च शिक्षा मंत्री, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव को जानकारी दी है। जल्द सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि हम अगर कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो कुंभ के पक्ष में ही बोलेंगे। प्रतिपक्ष के लोग कुंभ के आयोजन से पहले से ही कुंभ के खिलाफ साजिश करना, लोगों को गुमराह करने का प्रयास, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु महाकुंभ तक गए, आपके भी गांव के गए होंगे, आपके भी जानने वाले गए होंगे, मैं समझता हूं कि सबसे सही जवाब वो श्रद्धालु दे सकते हैं। अभी कल मैं देर रात में मैं लखनऊ से लौट रहा था बनारस। रास्ते भर देश के विभिन्न प्रदेशों के बसें हमें दिखाई दी, श्रद्धालु हमें दिखाई दी। आज भी आप काशी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। आप अयोध्या जी चले जाइए, बड़ी संख्या में लोग हैं। दरअसल प्रतिपक्ष को जो सनातन का वैभव है वो पच नहीं रहा है और भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत की आध्यात्मिक जो शक्ति है, जिसकी स्वीकार्यता आज देश ही नहीं दुनिया के स्तर पर बढ़ी है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो चुनावी हिंदू हैं, जो चुनावी सनातनी हैं, वो कुंभ तक भी नहीं जा पाए। कुछ लोग गए तो अंधेरे में डुबकी लगाकर चले आए। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है। हम सब लोग अभिभूत हैं। समापन के अवसर पर हम लोग 2 दिन पहले महाकुंभ थे, जिस तरह से वहां के सफाई कर्मियों का स्वागत, वहां के स्वास्थ्य कर्मियों का, वहां के पुलिस कर्मियों का, अपने पुलिस के जवानों का, अपने अधिकारियों का,
स्थानीय जो हमारे नाविक हैं उनका सबका सम्मान जिस तरह से सरकार ने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, निश्चित तौर पर उससे एक अच्छा मैसेज गया, अच्छा संदेश गया है। और हम लोग तो अभी से 31 की तैयारी में भी लग गए हैं। और जिस आर्थिकी की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अभी यही प्रतिपक्ष के लोग कुंभ से पहले कहते थे कि सरकार बेवजह पैसा खर्चा कर रही है। अब कैसे हम धर्म के रास्ते पर भी चलकर हम अर्थ को भी मजबूत कर सकते हैं, जब उसका प्रमाण कुंभ के माध्यम से हमने दिया है, तो अब उस पर दूसरे तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है महाकुंभ के माध्यम से। 7,500 करोड़ कुंभ के आयोजन में सरकार ने खर्चा किया और 3.5 लाख करोड़ इस महाकुंभ के माध्यम से सरकार को फायदा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि काशी में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, अयोध्या में बेकार पैसा खर्चा कर रही है सरकार, कुंभ में बेकार पैसा सरकार खर्चा कर रही है, आज उनके पास कोई सवाल नहीं। तो जो जनभावना है उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जो सनातन की भावना है, जो भारत की परंपरा का मूल है, हमारी संस्कृतियों का आधार है, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे बढ़ाने में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे जिसको जो मन वो कहना हो कहे। सर, बात आजमगढ़ की की जाए तो परीक्षा की फिजिका को लेकर एक मामला आया। 15 से 20 सेंटर है परीक्षा की, जिसके कैमरे बंद है और बीओएस को एलिगेशन लगा था आज भी वही बीओएस की निगरानी में परीक्षाएं हो रही है। मेरे संज्ञान में ये विषय आया है, उस पर हमारी चर्चा हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी हमने अभी बताया है। 2 घंटा पहले हमने उच्च शिक्षा मंत्री जी को भी बताया है, अपने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को भी बताया है, प्रमुख सचिव दीपक जी को भी हमने बताया है। सबसे हमारी चर्चा हो गई है और सुधार आपको चुनाव को लेकर चर्चाएं कब तक? ये संगठन का काम है, सरकार के लोगों को इसमें मत आप लाइए, वो संगठन के लोग हमारे देख। तो क्या आपको लगता है कि सनातन के बढ़ने से विपक्ष का जो पीढ़ी है वो दम तोड़ता नजर आ रहा है? एकदम स्वाभाविक है। और मैं तो कहूंगा कि कभी 2012 से लेकर 17 के बीच में कभी सदन चल रहा हो, उस समय की तस्वीर आप निकालिए, और अभी हमारा सदन संपन्न हुआ है, हमारी तस्वीर निकालिए। 17 से हमारी सरकार चल रही, सदन के अंदर की तस्वीर निकालिए, आप देखिए ना जो सिटिंग प्लान है, कौन आगे बैठता है, कौन मंत्री बनता है उनकी सरकार में और हमारी सरकार में, उनका पीडीए नंगा होता हुआ आपके सामने नजर आ जाएगा। जनपद में अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सैकड़ों महिला रसोइयों ने वेतन वृद्धि, जीवन बीमा समेत 7 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को नामित अपना ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। रसोइयों की प्रमुख मांग वर्तमान महंगाई को देखते हुए वेतन वृद्धि की है। महासंघ का कहना है कि विद्यार्थियों की कम संख्या के कारण रसोइयों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि इसमें रसोइयों की कोई गलती नहीं है। महासंघ ने मांग की है कि सरकार इस पर रोक लगाए और रसोइयों को राहत प्रदान करे। रसोइया महासंघ के प्रदेश संरक्षक सुरेंद्र नाथ गौतम ने कहा कि उनकी 7 सूत्रीय मांगों में वेतन वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही बिना ठोस कारण के रसोइयों को नौकरी से न निकाला जाए। महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे। वेतन नहीं टाइम से मिलता है, जो मिल रहा है वो भी बहुत कम है। इतनी महंगाई आ गई है कि हम लोग की साग सब्जी भर के नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका कपड़ा लत्ता चलेगा, कैसे हम लोग का घर परिवार चलेगा। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं रहा। आज हम 2005 से काम कर रही हैं, वो भी टाइम से तनख्वाह कभी नहीं हम लोग को मिलती है। हम लोग बताओ 11 महीने काम करते हैं, अब तो 15 ही जुलाई से स्कूल खुल जा रहा है। हम लोग पूरा 12 महीना काम करते हैं, बाकी 10 महीना का पैसा मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोग को न्यूनतम वेतन
तय किया जाए और टाइम से हम लोग को वेतन दिया जाए। और जो है हम लोग गैस पर लकड़ी पर खाना बनाते हैं, हम लोग को कोई दुर्घटना हो उसको हम लोगों का जीवन बीमा कराया जाए। जीवन बीमा में कम से कम हम लोग को 10 लाख रुपया दिया जाए ताकि हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे आदमी हमारे आंसू पोंछ सके। मांगे सर ये है कि हम रसोइयों को मात्र 2000 रुपये दिया जा रहा है, जो एक दिन की मजदूरी जो है मात्र 66 रुपये है। तो इस 66 रुपये पे सर हम रसोइयाँ कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देंगे। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 2005 से जोड़ करके अब तक का जितना भी बकाया हमको एक साथ एक मुश्त देने का काम किया जाए। दूसरा सर हम लोगों का यह है कि विद्यालय पर सर जब छात्र संख्या कम हो जा रही है तो हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है। तो सर छात्र संख्या कम होने में विद्यालय पर हम रसोइयों की कोई ऐसी गलती नहीं है, और जब छात्र संख्या कम हो रही है तो कार्रवाई वहाँ पर किसी पे नहीं होगी, न किसी हेडमास्टर पे हो रही है, न सहायक पे हो रही है, न किसी अधिकारी पे हो रही है। जब किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम रसोइयों के ऊपर ही क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्या रसोइयाँ का मानदेय सरकार के लिए भारी पड़ रहा है? इसलिए सर हमारी मांग है कि जब वहाँ पर किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही तो छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों को निकालने हटाने का काम न किया जाए। GD Global School करतालपुर बाईपास आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School करतालपुर बाईपास आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने, और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान। स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।